हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, यूपी पीसीएस आरओ आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में। 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा इसका। और आप सब लोग जो भी आरओ आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, उनकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। किंतु आप लोगों को मालूम है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीएस वर्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इस संस्थान के बारे में। उसका टेस्ट सीरीज है, तो आज हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, टोटल 10 टेस्ट सीरीज हैं इसमें से। आज हम पहला करने वाले हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। जनरल स्टडीज़ का ये पेपर है, टेस्ट पेपर है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा इस टेस्ट का। और फ्रेंड्स, जीएस यानी जनरल स्टडीज़ का जब टेस्ट समाप्त हो जाएगा, तो फिर मैं आपको हिंदी का टेस्ट सीरीज भी लेके आऊँगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आरओ में 60 क्वेश्चन जो होते हैं, 60 क्वेश्चन हिंदी के भी आते हैं। तो उसका टेस्ट भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ठीक है, कौन से काल में पूछ रहा है, ये आपको याद रखना है। मध्य पाषाण काल में पूछ रहा है। और क्या पूछा जा रहा है, पशुपालन के प्रमाण। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पे मिले थे, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, पहला जो ऑप्शन दिया है वो है वीरभानपुर, दूसरा है लंघनाज, तीसरा ऑप्शन दिया है चोपनी मांडो, और चौथा ऑप्शन दिया है आदमगढ़। आप सब लोगों को मालूम होगा, पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आदमगढ़। और फ्रेंड्स, आदमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ के, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है आदमगढ़। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अभी फ्रेंड्स आपसे पशुपालन के पूछ रहा था, अब कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लहुरा देव, तीसरा है ब्रह्मगिरी, और चौथा है टोकवा। चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहुरा देव। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। ठीक है, 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लहुरा देव कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है यूपी के संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, संत कबीर नगर है ना, वहीं उसी जिले में लहुरा देव पड़ता है, यूपी में है। वहीं से प्राप्त हुए हैं कृषि के साक्ष्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन में दिया गया है आद्य ऐतिहासिक युग से, अगला है ऐतिहासिक युग से, तीसरा है प्रागैतिहासिक युग से, और चौथा दिया गया है उत्तर ऐतिहासिक युग से। चलिए बताइए सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो कालखंड है, उसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड यानी आद्य ऐतिहासिक युग माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक युग क्या होता है। आद्य ऐतिहासिक युग वो युग होता है जहाँ पे लोगों को लेखन कला का ज्ञान तो था, किंतु वो पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता है, वहाँ पे कुछ लिखा तो गया है, किंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है कि उन्होंने क्या लिखा था। ठीक है, ऐसे सुना होगा ना, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, उसे ही आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड जो है, उसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, चलिए बताइए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पहले ऑप्शन में दिया गया है उत्तर वैदिक काल से, दूसरा है पूर्व आर्य काल, तीसरा है मौर्य काल, और चौथा है कुषाण काल। चलिए बताइए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया। फ्रेंड्स, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना गया है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो सूचियां दी गई हैं और आपको इन्हें मिलाना है। ठीक है, क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। पहले सूची में हड़प्पा बस्ती दी गई हैं, दूसरी सूची में नदी जिस पर अवस्थित हैं। आप लोगों को पता है, जितनी भी हड़प्पा बस्ती हैं, हड़प्पा काल से संबंधित जो स्थल हैं, वो किसी न किसी नदी के तट पर हैं। ठीक है, किसी न किसी नदी पे अवस्थित हैं, तो आपको यही मिलान करना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी पे है, ये आपको बताना है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, इनको मिलाइए आप, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सा आंसर सही होगा। आप लोगों को मालूम होगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ए को 3 से मिला देंगे। उसके बाद दिया गया है कालीबंगा। कालीबंगा फ्रेंड्स घग्गर नदी के किनारे है, ये पहले से ही सही सुमेलित है। सी ऑप्शन में दिया गया है लोथल। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है,
ए से मिला देंगे, सी को 1 से मिला देंगे और डी में दिया गया है रोपड़, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। ठीक है, हड़प्पा काल से जब भी क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए इसको एक बार, फिर देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले में 3 मिलाना है। ठीक है, पहले को 3 से, दूसरे को 2 से। ठीक है, बी को 2 से मिलाना है, ऐसे में डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की गई। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है धर्मसेन के द्वारा, दूसरा है अजातशत्रु द्वारा, तीसरा है महाकश्यप के द्वारा और चौथा दिया गया है नागसेन के द्वारा। चलिए बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स, अध्यक्षता की बात कर रहा है। ठीक है, अजातशत्रु आप इसलिए टिक नहीं करेंगे क्योंकि किसके काल में हुई प्रथम बौद्ध संगीति ये नहीं पूछ रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता पूछ रहा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाकश्यप के द्वारा। ठीक है, महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो अध्यक्षता थी महाकश्यप के द्वारा जो की गई थी, ये किसके काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? अजातशत्रु के काल में। ठीक है, अजातशत्रु के काल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? राजगृह में। ठीक है, पहली जो बौद्ध संगीति थी, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुई थी और अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? त्रिपिटक क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड्स? त्रिपिटक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। पहला दिया हुआ है हिंदुओं से, दूसरा है जैनियों से, तीसरा है सिखों से और चौथा दिया है बौद्धों से। इजी है, आप सब लोगों को आता होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो हुए हैं उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया है। 3 पिटक हैं इसमें, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों पिटक को मिला के त्रिपिटक कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म से रिलेटेड हैं, आपको बताना है इनका प्रथम शिष्य कौन था। चलिए बताइए प्रथम शिष्य कौन था इनका। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। ठीक है, बी ऑप्शन में दिए गए हैं जमाली, जो कि उनके दामाद भी थे और यही इनके प्रथम सदस्य भी थे, शिष्य भी थे। ठीक है, सदस्य नहीं शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पाटिलपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटिलपुत्र आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा। आपको बताना है कि किस शासक ने सर्वप्रथम इस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए बताइए। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। ठीक है, उदयन ने सर्वप्रथम पाटिलपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। फ्रेंड्स, पाटिलपुत्र की जो स्थापना है वो भी उदयन के द्वारा हुई थी। ठीक है, उदयन ने पाटिलपुत्र की पहले स्थापना की थी और फिर उसे अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले उदयन की राजधानी क्या थी? इससे पहले राजगृह थी। ठीक है, राजगृह से पाटिलपुत्र स्थानांतरित किया था इसने अपनी राजधानी को। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ है? केवल एक ही है जिसमें अशोक ने अपने को स्वयं को मतलब मगध का सम्राट बताया है। बताइए वो कौन सा स्तंभ लेख होगा। चलिए जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, कौन सा स्तंभ है? भाब्रू स्तंभ में अशोक ने खुद को सम्राट बताया है। ठीक है, भाब्रू स्तंभ लेख फ्रेंड्स राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में पूछ रहा है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सब लोगों को मालूम होगा, बहुत इजी है, तक्षशिला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कौन कौन से धर्म? हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। यहाँ पर विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, यह इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की राजधानी है, के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इस्लामाबाद में स्थित है, इस्लामाबाद के पश्चिम में। ठीक है, जो कि इस्लामाबाद अब
पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी पाकिस्तान में है प्रेजेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। पत्तन पतन नहीं है, ये पत्तन होगा ये, यानी कि बंदरगाह। ठीक है, गुप्त काल में कह रहा है कि उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था। पहले ऑप्शन में दिया गया है भड़ौच, दूसरा है काम्बे, तीसरा है कल्याण और चौथा है ताम्रलिप्ति। चलिए बताइए किस बंदरगाह से संचालित होता था। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से गुप्त काल में व्यापार जो है वो संचालित किया जाता था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबद्ध रहा है। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसके निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबद्ध रहा है। क्वेश्चन ये है कि किसके काल में ये कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, चलिए बताइए किसके काल में, चोल साम्राज्य के काल में, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट आपका सही आंसर हो जाएगा। एलोरा को जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कौन से शासक के द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। कुछ विद्वान दिए गए हैं यानी लेखक, और उनकी कुछ पुस्तकें दी गई हैं। ठीक है, चलिए देखिए मिलाइए इसको, कौन सा पुस्तक किसका है ये आपको बताना है। पहला है वराह मिहिर, दूसरे हैं विशाखदत्त, तीसरे हैं शूद्रक और चौथे हैं विल्हड़। इन सभी की पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। चार नाम दिए गए हैं और पुस्तकों के जो नाम है वो 5 हैं। चलिए मिलाइए कौन सा किसको होगा ये। पहले ऑप्शन में दिया गया है वराह मिहिर। फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम होगा वराह मिहिर जो हैं इनकी पुस्तक का नाम है बृहत संहिता। ठीक है, ए को आपको 3 से मिलाना है, वराह मिहिर बृहत संहिता। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ऑप्शन 4 से मिला देंगे इसे। तीसरे ऑप्शन में शूद्रक दिया गया है। शूद्रक की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम से मिलाना है शूद्रक को। और चौथे ऑप्शन में विल्हड़ दिया गया है। विल्हड़ की पुस्तक का नाम है विक्रमांक देवचरित। ठीक है, 5 से मिला देना है, ए से किसी को नहीं मिलाना है। 4 ऑप्शन थे, चारों को मिला दिया गया है, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से। चलिए देख लेते हैं कौन सा कूट है जो सुमेलित हो जाएगा। फ्रेंड्स पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था। क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस महिला ने कांग्रेस को सर्वप्रथम संबोधित किया था। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, कांग्रेस को संबोधित करने की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, 1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने इसे संबोधित किया था। ठीक है, इस अधिवेशन को, और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और इसको संबोधित किया था कादम्बिनी गांगुली ने। कहाँ पे हुआ था यह अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था और 1990 में हुआ था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था। कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहने लगे थे ना, तो भारतीय कांग्रेस के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब से इसे कहा जाने लगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन से। ठीक है, नागपुर अधिवेशन जो कि 1891 में हुआ था, इससे कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस अधिवेशन की, जो नागपुर का अधिवेशन 1891 में हुआ, इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अध्यक्षता भी आप लोग याद रखें, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं है इन चारों लोगों में से, ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन में दिया गया है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है फिरोज शाह मेहता, तीसरा है दिनेश वाचा और चौथा है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। चलिए बताइए कि कौन शामिल नहीं था प्रथम अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम अधिवेशन जो था उसमें मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ये शामिल नहीं थे। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, यानी कि कब स्थापना हुई थी इसकी। कांग्रेस की स्थापना जो है वो 18 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो शामिल नहीं थे मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद इसमें शामिल नहीं थे।
ठीक है फ्रेंड्स। इस सम्मेलन में फ्रेंड्स टोटल 72 लोग जो थे यानी 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, एस सुब्रमण्यम, काशीनाथ तैलक इत्यादि लोग शामिल थे, किंतु ये शामिल नहीं थे। इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं हम लोग। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 19 नंबर के क्वेश्चन में सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, कुछ संगठन दिए गए हैं और उनके संस्थापक का नाम दिया गया है। पहले ऑप्शन में दिया गया है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये जो संगठन था 1891 में इसकी स्थापना हुई थी और आपसे पूछा जा रहा है इसके संस्थापक कौन थे। फ्रेंड्स ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे राधाकांत देव। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी उसके संस्थापक थे राधाकांत देव जी। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन में देखते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है इंडियन लीग। इंडियन लीग जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे यानी इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है शिशिर कुमार घोष। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग के संस्थापक हैं। अगला दिया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही सुमेलित है। दादा भाई नौरोजी आपका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन बचा है, एक ही ऑप्शन मिलाने के लिए भी बचा है तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। पढ़ लीजिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जिसकी स्थापना 1838 में हुई और संस्थापक कौन है, द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले को एक से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ऐसे आपको मिलाना है। बिल्कुल सही सुमेलित है। यदि आपको याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं ना वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिलान करने के लिए ऐसी संस्थाएं दी गई होती हैं, संगठन दिए गए होते हैं, बुक्स दी गई होती हैं, यही सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, ये कुछ टफ पोर्शन भी हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें यदि आपको याद नहीं है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी संधि पूछ रहा है, सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि कब हुई थी ये आपको बताना है और फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1815 में। ठीक है, कब हुई थी, 1815 में हुई थी सुगौली की संधि। फ्रेंड्स किसके 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 बीच में ये संधि हुई थी ये भी आप लोग याद रखें। सुगौली की जो संधि थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी। ठीक है, किसके किसके बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के बीच और राजा के बीच। कहाँ के राजा, नेपाल के राजा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर के क्वेश्चन में आ गए हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ, अभी सारे ऑप्शन विजिबल हैं। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का जो पतन हुआ उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या था ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन में दिया गया है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, दूसरा है कच्चे माल की अनुपलब्धता यानी कच्चा माल उपलब्ध नहीं था, तीसरा है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर यानी सीमा शुल्क जो लगता था वो, और अगला है कारीगरों की अनुपलब्धता। चलिए बताइए किस कारण से वस्त्र उद्योग जो है उसका पतन हो गया बंगाल में। ठीक है, 18वीं सदी में। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, जो माल यहाँ से ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था भारत से उसमें उच्च क्या लगता था, तटकर जो है वो बहुत बढ़ा दिया गया था जिसकी वजह से वस्त्र उद्योग का पतन हुआ। ठीक है, ब्रिटेन को जो निर्यात किया जाता था माल उसमें उच्च तटकर लगाया गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। स्वराज सभा किसका नाम परिवर्तित करके रखा गया था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, चौथा है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए बताइए किसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा गया था। फ्रेंड्स आप सब लोगों को मालूम होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, इसका जो नाम है ये बदलकर 1920 में क्या कर दिया गया था, स्वराज सभा। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग जो थी इसे 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1920 में इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कब की थी? 1896 में, ठीक है। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम व्यापारिक केंद्र यानी प्रथम जो अपनी कंपनी थी, ठीक है, वो कहाँ पे स्थापित की थी, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में, ठीक है। कहाँ पे? सूरत में। ये क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, ठीक है। प्रथम कोठी कहाँ पे स्थापित की थी, कंपनी कहाँ पे स्थापित की थी, ये बहुत क्वेश्चन बनता है, ये आप लोग याद रखें। बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यूरोपीय कंपनियां भारत आई, कौन से क्रम से आई, सबसे पहले कौन से देश की कंपनी आई, ठीक है, कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, उसके बाद कौन सी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। दूसरा है पहले अंग्रेज, फिर पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। ये ऑप्शन तो आप देखते ही काट देंगे क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे फ्रेंड्स, फिर डच आए हैं, सॉरी, पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर डच आए हैं और सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, ठीक है। तो ए ऑप्शन ऐसे में आपका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया? आप लोगों को पता होगा, राममोहन राय इनका नाम है और इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा दी गई थी ये उपाधि, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, सारे मुगल काल के जो है उनका नाम दिया गया है मुगल शासकों का। दूसरा है आलमगीर द्वितीय, तीसरा है अकबर द्वितीय और चौथा है फर्रुख सियर। चलिए बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने राममोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। तब से इनका नाम हो गया राजा राममोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से सूची दी गई है और मिलान करना है। देखिए ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से है क्वेश्चन और फिर से मिलान करने के लिए आया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत आते हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ 2 है और आपको मिलाना है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पहले ऑप्शन में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आप सब लोगों को मालूम भी होगा, लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो व्यपगत के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। व्यपगत का सिद्धांत, ऑप्शन 4 से आपको मिलाना है इसे, ठीक है। आपको ऑप्शन 4 से इसे मिला देना है, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक ने बैन किया था सती प्रथा को, ठीक है। सती प्रथा का जो निषेध है वो विलियम बेंटिक ने किया था। बेंटिक के नाम में बैन आ रहा है, बेंटिक, तो आप लोगों को याद रखना है सती प्रथा को बैन किया था, ठीक है। याद करने के लिए बता रही हूँ। ए से मिला देंगे इसे आपको, ठीक है, 1 से मिला देंगे। तीसरे में दिया है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। ये सी ऑप्शन है, इसे 2 से मिला देंगे, स्थानीय स्वशासक लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, आप सब लोगों को मालूम ही होगा, कर्जन के काल में हुआ था बंगाल विभाजन, तो इसे मिला देंगे 3 से, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ऐसे ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। पहले का चौथा है, दूसरे का पहला है, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था? बताइए कौन सा नवाब था जिसने बंगाल की जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद उसे स्थानांतरित करके मुंगेर कर दिया था? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम, ठीक है। कौन सा जो शासक था? मीर कासिम, नवाब मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। तीनों के नाम में मां आ रहा है, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, मीर कासिम, ऐसे याद रखें। लेकिन मीर जाफर भी है, लेकिन आपको मीर कासिम याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है और आप सुमेलित हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है ये बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और कह रहा है कि 1767 से 69 में मद्रास युद्ध की संधि के साथ ये जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था। चलिए बताइए सही हो जाएगा या नहीं? फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है।
चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ और मंगलौर की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था और मंगलौर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। तीसरा युद्ध दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है तीसरा भी। और देखते हैं चौथा। तीन तो सही हो गए तो अपने आप लोग समझ गए कि चौथा ही गलत है, किंतु पढ़ लेते हैं। है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 दिया गया है और दे रहा है कि सालबाई की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। बिल्कुल गलत दिया गया है। सालबाई की संधि जो है ये 1799 में नहीं बल्कि 1782 में हुई थी, ठीक है। 1782 में हुई थी सालबाई की संधि और किसके किसके मध्य में हुई थी? ये हुई थी सिंधिया और पूना दरबार में, ठीक है। सिंधिया के और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी सालबाई की संधि, ठीक है। सालबाई की संधि का आंग्ल मैसूर युद्ध से कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलत ही आपको बताना था। ऐसे में डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। गलत आपको चुनना था ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था संरक्षण एक्ट? लॉर्ड कर्जन के कार्य में, ठीक है, कार्यकाल में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? सन्यासी विद्रोह को किस गवर्नर जनरल ने दबाया था? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? फ्रेंड्स सही ऑप्शन है सर आर्थर कॉटन, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है सर आर्थर कॉटन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। याद करते चलिए जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 मई 1857, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स ये मेरठ छावनी विद्रोह, कोई और अन्य विद्रोह नहीं है जो आप लोग ऐसे सोच रहे हो, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्थल दिए गए हैं और उनके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह से संबंधित ये स्थल हैं और किसने नेतृत्व किया था, कौन से स्थल में, कहाँ पर, ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए में दिल्ली दिया गया है फ्रेंड्स। दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 के विद्रोह के? तो ये थे बहादुर शाह, ठीक है। कौन थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर जो हैं मुगल शासक थे ना, ये यहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। ऑप्शन बी में लखनऊ दिया गया है और लखनऊ में नेतृत्वकर्ता के रूप में थी बेगम हजरत महल। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही सुमेलित है और कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नहीं है ये आपको बताना है। सी ऑप्शन में कानपुर दिया गया है और कानपुर में कुंवर सिंह नाम दिया गया है। कुंवर सिंह कानपुर के नेतृत्वकर्ता थे। फ्रेंड्स बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था, ठीक है। डी ऑप्शन में दिया है फैजाबाद। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन भी सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी, ठीक है। सी सही सुमेलित नहीं है और आपसे नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है। मिलाते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है लाल महल। फ्रेंड्स लाल महल जो है इसका निर्माण बलबन ने करवाया था, ठीक है। 2 से मिलाना है आपको इसे। दूसरे में दिया है हौजे खास। फ्रेंड्स ये हौजे खास अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। बी को मिलाना है 3 से। और तीसरे में दिया है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। सबको मालूम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। डी ऑप्शन दिया गया जहां पनाह नगर। जहां पनाह नगर मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा। चलिए इसे मिलान करते हैं कौन सा सही हो जाएगा। पहले का दूसरा एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
36 नंबर का क्वेश्चन है और फिर से मिलान करना है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है, ठीक है। सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पहले में दिया गया है दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी का जो है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये था, ठीक है, दीवाने मुस्तखराज। अगला दिया है दीवाने कोही। दीवाने कोही को फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक से मिलाना है, बिल्कुल सही मिलाया गया है ये भी। तीसरा दिया गया है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज बलबन के काल में था, ये भी सही है। और अगला दिया है नाइब ए मुमालिकत। नाइब ए मुमालिकत नसीरुद्दीन मोहम्मद से नहीं था, नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में नहीं था ये इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपसे गलत कथन पूछा था इसलिए डी ऑप्शन आप टिक करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, फिर से सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहले में दिया गया है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और उनके राइटर दिए गए हैं, लेखक। तो आपको बताना है मिनहाज उस सिराज जो हैं, इनकी ये जो पुस्तक है मिन्हाज उस सिराज, ये किसने लिखी है फ्रेंड्स? तबकाते नासिरी, ठीक है। कौन सही हो जाएगा? तबकाते नासिरी सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही मिलाया गया है। दूसरे में दिया गया है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है? फिरोज शाह तुगलक पे, ठीक है। किस पे लिखी गई पुस्तक है ये बताना है, राइटर के नाम नहीं है फ्रेंड्स। ये किस पर ये पुस्तक किसको समर्पित है, किसके ऊपर लिखी गई है, किसके बारे में है ये बताना था, ठीक है। तीसरा दिया गया है किताबुल उल हिंद। किताबुल हिंद, ठीक है, ये अमीर खुसरो पर है, ठीक है। अगला है लाख बख्श। लाख बख्श इल्तुतमिश। लाख बख्श इल्तुतमिश की नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है लाख बख्श, ठीक है। तो इल्तुतमिश यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। चलिए बताइए किस सूफी संत के द्वारा ये मान्यता थी, कौन ये मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। चलिए बताइए कौन थे वो। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनका ही कहना था कि भक्ति संगीत जो है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता आपको बताना है कौन थे। मध्यकालीन भारत की बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स पहले ऑप्शन में दिया गया है विज्ञानेश्वर, दूसरे हैं हिमाद्री, तीसरे हैं राजशेखर और चौथे हैं जीमूत वाहन। आगे भी ये क्वेश्चन है, आगे भी इसके कूट दिए गए हैं, आपको बताना है इसे देख करके कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जो सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपका जो पहला ऑप्शन है ये सही है, दूसरा है ये भी सही है, तीसरा सही नहीं है और चौथा भी सही हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 4, ऐसे में सी ऑप्शन जो आपका दिया गया है 1, 2, 4, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। 1, 2, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फिर से किसको किसका नाम दिया गया है। पहले में विज्ञानेश्वर, दूसरे में हिमाद्री और चौथे में जीमूत वाहन, ठीक है। ये मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी? मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी आपको बताना है, और मध्यकालीन भारत में, ठीक है। कब चालू की गई थी? मध्यकालीन भारत में। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा सेना में भर्ती की जा सके, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मनसबदारी प्रणाली जो है वो मुगल काल में प्रचलित थी, ठीक है। मुगल काल की ये प्रशासनिक प्रणाली थी और यह प्रथा जो है, ये जो प्रणाली थी ये 1575 में, ठीक है, कब अस्तित्व में आई? 1575 में अस्तित्व में आई थी। अकबर द्वारा इसे आरंभ किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा प्रथा को आरंभ किया गया था 1575 में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? आप लोगों को मालूम होगा जो अष्टप्रधान थे वो शिवाजी के शासन में थे, ठीक है। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान लोग रहते थे, 8 लोग, ठीक है। ये अष्टप्रधान जो थे वो 8 थे, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की जो है वो सुनवाई करता था, देख रेख जो है वो करता था विदेशी मामलों की। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमंत, ठीक है। सुमंत जो है वो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब लोगों को मालूम होगा नहरों के जाल निर्माण के लिए कौन सा शासक जो है वो प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक
आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको आपसे कह रहा है कि सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है? इन चारों को आपको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए देखते हैं पहला क्या दिया गया है। फ्रेंड्स पहला दिया गया है तुगलकाबाद किला। फ्रेंड्स ये जो तुगलकाबाद किला है, इसकी जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी, ठीक है? कब करवाई थी? 1321 से 25 के बीच में, ठीक है? 1321 से 25 के बीच में तुगलकाबाद किले की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी? दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स? कहाँ पे? दिल्ली में इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है लोधी गार्डन। फ्रेंड्स लोधी गार्डन की जो स्थापना है वो अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा हुई थी, ठीक है? किसके द्वारा? अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा। कब की गई थी? 1513 में, ठीक है? 1513 नहीं फ्रेंड्स, 1517 में, ठीक है? 1517 में लोधी गार्डन की स्थापना हुई। अगला दिया गया है कुतुब मीनार, ठीक है? तीसरे में कुतुब मीनार दिया गया है। कुतुब मीनार की फ्रेंड्स स्थापना 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है? अगला दिया है चौथा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा 1569 ईस्वी में की गई थी, ठीक है? कब की गई थी? 1569, 69, ठीक है? 69 में, 1569 में अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? फतेहपुर सीकरी की, ठीक है? अब चलिए इनको काल क्रमानुसार आप लोग सुमेलित कर लीजिए। सबसे पहले 1192 आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है? तीसरा ऑप्शन किसमें किसमें पहले है? ए में और बी में। दूसरे में हो जाएगा 1321 यानी पहला, ठीक है? तीसरे के बाद पहला हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1517 यानी दूसरा, और फिर आएगा चौथा सबसे अंतिम में, ठीक है? ऐसे में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स? ये आप लोग याद कर लें कौन सा किस सन में हुआ था और किस शासक के द्वारा कौन सा जो स्थान है वो संबंधित है, ठीक है? चलिए देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 में पहुंच चुके हैं हम लोग और फिर से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है? चलिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले में दिया गया है जहांगीर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां और चौथा दिया गया है औरंगजेब। चलिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स जहांगीर, जहांगीर के काल में ही विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है, आपसे सही नहीं है पूछ रहा है। दूसरे में अकबर दिया गया है। सर टॉमस रो, इसको होल्ड पे रखिए। तीसरा है शाहजहां, शाहजहां के काल में ट्रेवेनियर आया था, ठीक है? ट्रेवेनियर जो है वो शाहजहां के काल में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। और औरंगजेब के काल में आया था मनुची, ये भी बिल्कुल सही दिया गया, ठीक है? तो सही कौन सा नहीं है? सही नहीं है ऑप्शन बी। अकबर के काल में सर टॉमस रो जो है वो नहीं आया था, ठीक है? अकबर के काल में नहीं आया था सर टॉमस रो, बल्कि जहांगीर के काल में आया था, ठीक है? कब आया था? जहांगीर के काल में। तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका सुमेलित नहीं है। ऐसे में बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया, ठीक है? सुमेलित नहीं ही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? फ्रेंड्स विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है? चलिए मैंने ये भी बता दिया कर्नाटक में है। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कर्नाटक में है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है? हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है, ठीक है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी, ठीक है? ऐसे में आपको ये भी याद रखना है कि तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है, ठीक है? कहाँ पे है? कर्नाटक में। और जो ये विरूपाक्ष मंदिर है ये हम्पी में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट तट पर, ठीक है? दक्षिण में तट है तुंगभद्रा नदी का, जो दक्षिणी तट है वहां पे स्थित है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है? 45 का आपका सही आंसर हो गया सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 46 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? बहुत ही इजी है, सब लोगों को आता होगा। धर्मत का युद्ध फ्रेंड्स किसके किसके मध्य में लड़ा गया था ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा सिकोह, ठीक है? औरंगजेब और उसका भाई था दारा सिकोह, उन्हीं के मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 47 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है? दो कृतियों के नाम दिए गए हैं, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। अब आपको बताना है कि इनकी रचना किसके द्वारा की गई। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव के द्वारा, ठीक है? केशव ने रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है। कब की थी? ये की थी 1555 से 1617 के बीच में, ठीक है? 1555 से 1617 का इनका समय काल है, उस बीच इनकी रचना की गई है, ठीक है? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की, ठीक है? हिंदी में की है। और ये जो केशव हैं, केशव दास, ठीक है? इनका पूरा नाम क्या है? केशव दास। ये रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है? कौन से? रीतिकालीन, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ए ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर
आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? किसके द्वारा कह रहा है? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब की गई, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए फ्रेंड्स बताइए कौन सा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स सही आंसर है 712 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में सिंध विजय की गई थी, ठीक है। सिंध विजय कब हुई थी? 712 में। फ्रेंड्स भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण था वो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1712 में, ठीक है। 1712 में ही पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और इसकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? फ्रेंड्स इसकी जानकारी मिलती है चचनामा से, ठीक है। चचनामा नामक एक ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ, और इसी से जानकारी मिलती है अरबों द्वारा सिंध विजय की, ठीक है, जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई थी। ये कुछ पॉइंट हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चचनामा बिल्कुल याद रखें, आप ध्यान रखें क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। चचनामा में ही जानकारी मिलती है अरबों द्वारा सिंध विजय की, और ये चचनामा फारसी ग्रंथ है, ठीक है। कैसा ग्रंथ है? फारसी ग्रंथ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 49 नंबर का क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? फ्रेंड्स चलिए बताइए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में पड़ता है हुगली, उसमें समुद्री, बंगाल की खाड़ी में नहीं पड़ता है, किंतु क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने, ठीक है। किसने? पुर्तगालियों ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग, और फिर से कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये सुमेलित करने वाले इतने क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए चलिए मिलाते हैं इसको। सुमेलित करना है। पहला बक्सर का युद्ध दिया गया है, युद्ध दिए गए हैं और किनके बीच में वो युद्ध हुए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए बक्सर का युद्ध जो है वो किनके बीच में हुआ? फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही कोई एक ही इसमें सही सुमेलित है, ठीक है। सुमेलित करना नहीं है फ्रेंड्स, गलत बता दिया मैंने, सॉरी। सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है इन चारों में से ये आपको बताना है। तो पहला दिया है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और क्लाइव के बीच में हुआ था, बिल्कुल नहीं। मीर जाफर को तो बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध नहीं, इसको तो वहां पे बिठाया गया था ना, जब प्लासी का युद्ध हुआ तो इसे राजगद्दी मिल गई थी ना, तो इसके बीच में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा दिया गया है वांडीवास का युद्ध, ठीक है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा था, यानी कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। वांडीवास का जो युद्ध था वो फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। कब हुआ था? ये हुआ था 1760 में, ठीक है। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1760 में हुआ था। ये सन भी आप लोग याद रखें, 1760, ठीक है। 1760, 1760 में फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। जलियांवाला युद्ध नहीं था, जलियांवाला बाग कांड था, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो डलहौजी के विरुद्ध ये बिल्कुल गलत है, और डी ऑप्शन में खेड़ा का युद्ध दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 51 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर के क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए, ठीक है। और क्या विचार करना है? विचार ये करना है कि उपरोक्त की पदावधियों का सही कालक्रम आपको बताना है, ठीक है। किसका क्या कार्यकाल रहा है ये आपको बताना है, कौन पहले आएगा फिर कौन उसके बाद आएगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, पहले ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है? कर्जन, ठीक है। ये लॉर्ड तो मैं बोलूंगी नहीं, कर्जन बोलेंगे सीधे, ठीक है। कर्जन का कार्यकाल जो है वो 1899 से 1905 तक का रहा है, ठीक है। कब तक का? 1899 से, नोट कर रही हूँ मैं, आप नोट डाउन कर लें, 1899 से 1905 का। यदि आपको याद नहीं है तो नोट डाउन करें, ठीक है। याद है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला दिया गया है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था फ्रेंड्स, ये 1916 से 1921 का था, ठीक है। 1916 से 1921 का कार्यकाल था चेम्सफोर्ड का, याद कर ले, लिख लें। 1916 से, एक सेकेंड, 1916 से 1921 का, 1916 से 1921 का, ठीक है। चलिए इसको मिटा रही हूँ, फिर मैं अगला देती हूँ। अगला दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग का जो कार्यकाल था वो 1910 से, कब से? 1910 से 1916 का था, ठीक है। 1910 से 1916 का। और अगला दिया गया है इरविन। जो इरविन था इसका कार्यकाल था 1926 से 1931 का, ठीक है। 26 से 31 का,
ठीक है, 1926 से 1931 का। अब आपको बताना है कि कौन-सा पहले आएगा, कौन-सा उसके बाद आएगा, आपको ये कालक्रमानुसार सजाना है, ठीक है? नीचे दिए गए हैं इसके ऑप्शन। चलिए बताइए सबसे पहले कौन आएगा? फ्रेंड्स सबसे पहले तो कर्जन आएगा, ठीक है? कर्जन का कार्यकाल क्या बताया मैंने आप लोगों को? 1899 से 1905, ठीक है? तो पहले में तो पहला हो जाएगा, दूसरे में आएगा तीसरा, ठीक है? हार्डिंग, जो हार्डिंग का कार्यकाल है 1910 से 1916, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा, ठीक है? पहला और तीसरा एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में, ठीक है? फिर आ जाएगा चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 बताया, और अगला दिया है लास्ट में लॉर्ड इरविन, ठीक है? जो इरविन का कार्यकाल है जो 1926 से 1931 के बीच में था, ठीक है? तो ऐसे में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 52 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? कौन सा समाचार पत्र है? सोम प्रकाश। चलिए बताइए किसने प्रारंभ किया था इसे? किसके द्वारा ये समाचार पत्र जो है वो प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है? ईश्वर चंद विद्यासागर जी के द्वारा ये जो समाचार पत्र है इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स? कब प्रारंभ किया गया था? 1858 में, ठीक है? कहाँ पे? कलकत्ता से इसे प्रकाशित किया जाता था, ठीक है? 1858 में कलकत्ता से इसे प्रकाशित किया जाता था। सोम प्रकाश इसका नाम है, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? कौन सा प्रस्ताव है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, ठीक है? चलिए बताइए किससे संबंधित था ये? फ्रेंड्स ये संबंधित था संवैधानिक सुधारों से, ठीक है? संवैधानिक जो सुधार, एक सेकेंड ये कट जा रहा है, एक सेकंड, डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया, संवैधानिक सुधारों से संबंधित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, ठीक है? कब आया था? 1919 में, ठीक है? कब आया था? 1919 में। 1919 का अधिनियम भी कहते हैं इसको, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव भी कहते हैं, ठीक है? डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके दौरान पूछ रहा है? भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संस्थान दिए गए हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स? और आपको इन्हें मिलान करना है। चलिए चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है बनारस का संस्कृत कॉलेज, बनारस का संस्कृत कॉलेज, और इसके संस्थापक का नाम दिया गया है विलियम जोन्स, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स? जो बनारस का संस्कृत कॉलेज था, इसकी जो स्थापना है वो जोनाथन डंकन के द्वारा हुई थी, ठीक है? किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में, ठीक है? कब हुई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापना की गई थी 1791 ईस्वी में। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है? चलिए देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा कौन कौन सा गलत है, क्योंकि आगे इसमें ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है? तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा दिया गया है कलकत्ता मदरसा। फ्रेंड्स कलकत्ता जो मदरसा है इसकी स्थापना किसके द्वारा बता रहा है? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है? कलकत्ता मदरसा जो है इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी, ठीक है? कब की गई थी? 1781 ईस्वी में की गई थी, ठीक है? 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। अगला दिया गया है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये फोर्ट होना चाहिए, फोर्ट विलियम कॉलेज। और आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है ये ऑर्थर वेलेजली के द्वारा की गई थी या नहीं की गई थी? चलिए बताइए फ्रेंड्स, गलत दिया है, ठीक है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो ऑर्थर वेलेजली के द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है? डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है, ठीक है? अब चलिए देखते हैं इनके ऑप्शन में क्या दिया गया है। फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सा सही है, ठीक है? आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही था? केवल दूसरा सही था, ठीक है? केवल दूसरा ऑप्शन जो है वो सही था, पहला और तीसरा गलत था, ठीक है? ऐसे में बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 55 नंबर के क्वेश्चन में आ गए हैं। क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है? किस नृत्य शैली से है मुखौटा नृत्य? चलिए बताइए मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है? फ्रेंड्स मुखौटा नृत्य जो है ये केरल में प्रचलित है, ठीक है? कहाँ पे? केरल में। चलिए केरल में प्रचलित है, ये मैंने बता दिया। अब आप बताइए कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स केरल में कौन सा नृत्य चलता है? कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है? कथकली, ठीक है? कथकली नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है, इसलिए मुखौटा नृत्य जो है वो कथकली नृत्य से संबंधित है, ठीक है? मुखौटा नृत्य कथकली नृत्य से संबंधित है, ऐसे में बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? कौन सा सही है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं उनके सामने।
वाद्य यंत्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। पहला दिया गया है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया के सामने दिया गया है बांसुरी। दूसरा दिया गया है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के सामने तबला दिया गया है। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। सब एक लाइन से बार बार नहीं पढ़ेंगे। पहला हरिप्रसाद चौरसिया दिया गया है और इनके सामने बांसुरी दिया गया है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्यों गलत है? दूसरा इसलिए गलत है फ्रेंड्स क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खां हैं ये तबला वादक नहीं है। तो फिर क्या बजाते हैं? ये शहनाई वादक हैं, ठीक है। क्या है? शहनाई वादक हैं, ठीक है। और सी ऑप्शन में दिया गया है अल्लाह रखा, ठीक है। ये जो है ये सरोद वादक नहीं है बल्कि ये है तबला वादक, ठीक है। ये जो अल्लाह रखा है इनको ऐसे मिलाना चाहिए, तबला वादक। और जो बिस्मिल्लाह खां हैं ये शहनाई वादक हैं जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। और डी में दिया गया है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भी फ्रेंड्स तबला वादक हैं, ठीक है। ये दोनों ही तबला वादक हैं और ये शहनाई वादक हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, शहनाई वादक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन है, ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? ओणम त्योहार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो चलिए बताइए ओणम जो है वो किस राज्य का त्योहार है? फ्रेंड्स ओणम जो है वो केरल का त्योहार है, ठीक है। किस राज्य का है? केरल का त्योहार है ओणम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार इससे पूछा जाता है, ठीक है। और यह त्योहार जो है फ्रेंड्स, ओणम जो त्योहार है ये फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है, ठीक है। जब फसल कटती है तब मनाते हैं इसे, ठीक है फ्रेंड्स। और बिहू आप लोगों को पता होगा, बिहू जो त्योहार है वो असम में मनाया जाता है और वो भी फसल कटाई से ही जुड़ा हुआ त्योहार है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 58 नंबर का क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है? सरहुल त्योहार, ठीक है। कौन सा त्योहार? सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सरहुल त्योहार? मुंडा जनजाति के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड का जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहां पे निवास करती है मुंडा जनजाति और मुंडा जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है सरहुल त्योहार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? पहला ऑप्शन है थोरो से, दूसरा है रस्किन से, तीसरा है टॉलस्टॉय से और चौथा है उपयुक्त सभी से। गांधी जी की विचारधारा किससे किससे प्रभावित थी ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ये तीनों ही नाम जो दिए गए हैं इनसे प्रभावित थे गांधी जी, ठीक है। जो गांधी जी की विचारधारा थी वो इन तीनों लोगों से प्रभावित थी, थोरो से, रस्किन से और टॉलस्टॉय से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? आप लोगों को मालूम होगा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग टाइम पे जो होम रूल लीग है उसको स्थापित किया था, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसे कब एक साथ मिला दिया गया था, तो चलिए बताइए कब इसे एक साथ मिलाया गया था। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1918 में, ठीक है। कब? 1918 में इसे एक साथ मिलाया गया था। फ्रेंड्स जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने 1916 में, ठीक है, 1916 अप्रैल में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और जो एनी बेसेंट हैं इन्होंने सितंबर में, ठीक है, अप्रैल के बाद सितंबर में 1916 में ही इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की। दोनों लोगों ने 1916 में ही की थी किंतु अलग अलग महीने में, ठीक है। अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर में एनी बेसेंट ने, ठीक है। फिर इसको 1918 में दोनों लोगों ने एक साथ मिला दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सब लोगों को मालूम होगा, असहयोग आंदोलन से संबंधित था ये, ठीक है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि एक वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। एक वर्ष का लक्ष्य रखा गया था असहयोग आंदोलन में। और यह असहयोग आंदोलन फ्रेंड्स 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कब से? 1 अगस्त 1920 से, ठीक है। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। और ये कब रद्द कर दिया गया था? फ्रेंड्स ये रद्द हुआ था 1922 में, ठीक है। एक वर्ष के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति थी किंतु एक वर्ष के भीतर प्राप्त तो हुआ नहीं। और 1922 में हो गया गोरखपुर में चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ चौरी चौरा कांड और उससे दुखी होकर के जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित
सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। सन दिए गए हैं और उनके सामने कार्य दिए गए हैं, कौन सा जो कार्य है वो कब हुआ था। पहला दिया गया है 1885 और कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला दिया गया है 1905 बंगाल विभाजन। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, करजन के काल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो गए। अगला दिया गया 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था वो 1919 में आया था और मार्ले मिंटो जो था वो 1909 में आया था, ठीक है। 1909 का जो अधिनियम था उसे ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। जब 3 सही हो गए तो चौथा तो ऑटोमेटिक गलत ही हो जाएगा, ठीक है। 1930 असहयोग आंदोलन, अभी ऊपर मैंने बताया कि 1920 में हुआ था, ठीक है। 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऐसे में सही कौन सा हो गया ऑप्शन? सही हो गया डी, ठीक है, क्योंकि आपको गलत कथन बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। डी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था। स्वराज पार्टी के गठन के लिए कौन कौन जिम्मेदार था ये आपको बताना है। कूट में सही उत्तर चुनना है, ठीक है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी याद रखें। पहला दिया गया है भगत सिंह, दूसरे हैं चितरंजन दास, तीसरे हैं मोतीलाल नेहरू और चौथे हैं जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है कि स्वराज पार्टी से कौन से लोग हैं जो जुड़े हुए थे। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है केवल 2 एवं 4, 2 एवं 3 ऐसे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चलिए बताइए कौन कौन से ऑप्शन है जो सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो है ये आपका सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि असहयोग आंदोलन जो था उसे रद्द कर दिया गया था 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। तो जब ये असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और गठन किसने किया? चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो इसकी अध्यक्षता थी वो सीआर दास यानी चितरंजन दास जी के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। तीसरे व्यक्ति नहीं थे बल्कि चितरंजन दास जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसके जो मोतीलाल नेहरू हैं वो इसके महासचिव बने थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे में कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा एवं तीसरा, ठीक है, ये सही हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 64 नंबर का क्वेश्चन है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो डी ऑप्शन में दिया गया है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसने सुझाव दिया था कि भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा जाए, ठीक है। और बाहर रखा गया, इसके विरुद्ध भारत में प्रदर्शन भी हुए बहुत व्यापक रूप से। 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था, ये भी आप लोग याद रखें। कब आया था? 1928 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? किससे संबंधित पूछ रहा है फ्रेंड्स? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंधित है ये आपको बताना है। और कब इसका गठन हुआ था? 1928 में। चलिए बताइए कौन संबंधित है इससे। एक से ज्यादा आपका सही हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि नीचे इसमें भी कूट दिए गए हैं, ठीक है। देखिए नीचे दिए गए हैं कूट। चलिए बताइए कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसमें सही हो जाएंगे आपके, पहले तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इसका जो है वो गठन किया था। किसका गठन? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन 1928 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला और चौथा ये 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन में दिया गया है पहला और चौथा, ठीक है। पहला और चौथा आपका सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 66 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके ऑप्शन आगे दिए गए होंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें आप लोग, असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा कि सही है ये, क्योंकि ये पैदल ही तय की गई थी ये पूरी यात्रा, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो असत्य नहीं है, ऐसे में ए ऑप्शन को टिक करते चलिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्या ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स दूसरा जो बी ऑप्शन दिया गया है वो है साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन जो है वो दांडी में हुआ था। चलिए बताइए दूसरा ऑप्शन सही है या गलत है। फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका जो समापन है वो दांडी में हुआ था। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया। तीसरा यानी सी ऑप्शन दिया है, इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी। इसको होल्ड पे रखिए। चलिए अगला देखते हैं डी ऑप्शन, समूची यात्रा यानी पूरी यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, चलिए बताइए, कंफ्यूजन दूर करिए अपना, बताइए कौन सा सही हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो गलत है।
फ्रेंड्स जो सी ऑप्शन है ना, ये ही ऑप्शन गलत है, ठीक है, डी तो सही है। ये पूरी यात्रा 24 दिनों की थी, बिल्कुल सही दिया गया है, 24 दिनों की ये यात्रा थी। किंतु सी ऑप्शन में दिया गया है इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी, यही गलत दिया गया है। यहाँ पे 18 मार्च ना होकर के 12 मार्च होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया क्या गया है 18 मार्च, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसे में सी ऑप्शन आपका गलत है, तो गलत ही आपको बताना था, तो सी ऑप्शन आप सही करेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन आप टिक करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 67 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ठीक है, घटनाओं को पढ़कर करना क्या है, घटनाओं को पढ़ करके इन्हें काल क्रमानुसार सजाना है। ठीक है, नीचे जो कूट दिए गए हैं उनमें काल क्रमानुसार इन्हें सजाएं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली घटना दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था। चलिए बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो कराची अधिवेशन है ये 1931 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1931 में। अगला दिया गया है, सुखदेव को फांसी। सुखदेव जी को फांसी कब हुई थी ये आपको बताना है। ये भी 1931 में हुई थी। अब तो गड़बड़ हो गई ना, 1931 में दो दो हो गए, तो आप पहले किसे रखेंगे बाद में किसे। ऐसे में आपको मंथ भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था ये मार्च महीने में हुआ था। ठीक है, 26 से 29 मार्च के बीच में हुआ था, 3 दिन। ठीक है, 26 से 29 मार्च में हुआ था कराची अधिवेशन। ठीक है, और जो सुखदेव जी को फांसी जो हुई थी ये 23 मार्च को हुई थी। ठीक ठीक है, कब हुई थी, एक सेकंड में पेन को थोड़ा पतला कर ले। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, सुखदेव जी को फांसी 23 मार्च को हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स, 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, अगला दिया है गांधी इरविन समझौता। फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता जो है ये भी 1931 में हुआ था, किंतु 5 मार्च को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। और अगला दिया गया है चौथा नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी 1931 में हुआ, किंतु ये हुआ सितंबर महीने में। ठीक है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, 1931 कब, सितंबर से दिसंबर तक। ठीक है, मैंने बोल के बता दिया, यहाँ पे अच्छे से लिखते नहीं बनता है, मैंने आपको बोल के सारी बता दिए हैं। यदि आपने नोट नहीं किए हैं तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इस बार आप नोट कर लें। ठीक है, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 26 से 29 मार्च 1931 के बीच में हुआ। अगला है सुखदेव को फांसी, ये 23 मार्च 1931 को हुआ। अगला है गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को हुआ। और फिर अगला और लास्ट दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ। ठीक है, अब आप इन्हें काल क्रमानुसार सजा लीजिए, फिर बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले तीसरा आएगा, यानी कि गांधी इरविन समझौता, फिर दूसरा आएगा सुखदेव को फांसी। ठीक है, फिर पहला आएगा, पहले में क्या कराची अधिवेशन दिया गया था, और फिर लास्ट आ जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी जी के बारे में है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। चलिए बताइए कब प्रारंभ किया था आमरण अनशन। ठीक है, अनशन, आमरण अनशन कब महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड के समय फ्रेंड्स गांधी जी ने पहला जो आमरण अनशन है वो 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में किया था। ठीक है, कहाँ पे, यरवदा जेल में, किसके, कम्युनल अवार्ड के समय पर। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दिया था, ये आपको बताना है। कौन से सन में दिया था फ्रेंड्स, ये दिया था 1934 में। ठीक है, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, फिर वो वापस औपचारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य नहीं बने। हालांकि वो मार्गदर्शन करते थे पीछे से, मतलब बाहर से, किंतु वापस उन्होंने सदस्यता नहीं ली थी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 1934। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 70 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। आधा टेस्ट हमने अभी तक सॉल्व कर लिया है, क्योंकि जो जीएस का, जनरल स्टडीज का आरओ में पेपर होता है उसमें 140 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही होगा, 140 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके के होते हैं, और 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो बाद में हिंदी के होते हैं। ठीक है, हिंदी का अलग से पेपर होता है, 60 क्वेश्चन उसमें होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी भी
आप लोग हिंदी के को भी ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है। टेस्ट में लेके आऊँगी, फिर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ फ्रेंड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से लिंक से जाकर के टेलीग्राम को जॉइन कर लें, वहाँ पे आपको मैं पीडीएफ दे दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 70 नंबर का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए कब हुई थी फ्रेंड्स। ये स्थापना जो है वो हुई थी 1920 में, ठीक है। अक्टूबर 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? ये स्थापना जो है एन एम जोशी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। एन एम जोशी जी के द्वारा, किसके? एन एम जोशी, ठीक है। एम एन जोशी नहीं है, एन एम जोशी है, ठीक है फ्रेंड्स। अक्टूबर 1920 में इन्होंने स्थापना की थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात अगर करता है, आपसे पूछता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है लाला लाजपत राय, ठीक है। कौन थे अध्यक्ष प्रथम? लाला लाजपत राय जी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कब हुआ था ये कांड? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके कारण वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इनका नाम है सर शंकर नायर, ठीक है। क्या नाम है इनका? सर शंकर नायर। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उन्हें उपाधि प्रदान की गई थी, नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। नाइट या सर की जो उपाधि उन्हें दी गई थी वो उन्होंने वापस कर दी थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स आपको बताना है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन कौन से लोग थे, ठीक है फ्रेंड्स। एक से ज्यादा ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। पहले ऑप्शन में दिया गया है शौकत अली, दूसरा है अबुल कलाम आजाद, तीसरा है मोहम्मद अली और चौथा है तैयब जी। चलिए बताइए कौन कौन शामिल थे, किसने किसने मिलकर प्रारंभ किया था खिलाफत आंदोलन? फ्रेंड्स सही आंसर जो होगा वो होगा पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। शौकत अली, अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली, इन सब ने मिलकर खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही लोगों ने मिलकर प्रारंभ किया था। और ये ऑप्शन डी में, मतलब ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन 4 में जो ये तैयब जी नाम दिया गया है, इनका पूरा नाम आप लोगों को याद होगा, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। आप लोगों को मालूम ही होगा बदरुद्दीन तैयब जी राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और कब इन्होंने अध्यक्षता की थी? इन्होंने अध्यक्षता की थी 1887 ईस्वी में, ठीक है। कब की थी? 1887 ईस्वी में मद्रास में, ठीक है। जो मद्रास में हुआ था अधिवेशन, वहां पे अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है यूपी में ये एग्जामों में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे, ये आपको बताना है। कहाँ से? दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वहां से हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भाषण देने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। कब दिया गया था ये भाषण? अप्रैल 1919 में, ठीक है। चलिए बताइए क्या नाम है उनका? फ्रेंड्स उनका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप। फ्रेंड्स उनका नाम हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, स्वामी श्रद्धानंद आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग इसे तैयार कर लें, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो यहीं पे आ गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। सही है बिल्कुल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में ये समाप्त किया गया था, रद्द कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। वापस ले लिया गया था एक तरह से कहें तो। अगला है बी ऑप्शन, कह रहा है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा तो हो गया सही, और आपको क्या बताना है? सही नहीं, ठीक है। कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है ये बताना है। अगला है जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था।
ठीक है, इसको होल्ड पे रखिए। चलिए बताइए जिन्ना ने इसका समर्थन किया था या नहीं किया था। 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनको आप देखते ही बिल्कुल सही या गलत क्या है आप तुरंत बता देंगे, ठीक है? डाउट जो होता है वो बाद के 2 ऑप्शन में होता है, ठीक है? तो अब ये 2 ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ने हैं और आपको बताना है कि सही कौन-सा होगा, कौन-सा सही नहीं होगा। डी ऑप्शन में कह रहा है सीआर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। सीआर दास, ठीक है? सीआर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस की थी या नहीं की थी, ये आपको बताना है। दोनों ही ऑप्शन बहुत टफ हैं, ठीक है? क्योंकि जिन्ना ने इसका समर्थन किया, ये नहीं किया, ये भी तुक्का नहीं लगा सकते ना आप इसमें। यदि आपने पढ़ा होगा तो ही आप बता पाएँगे, ठीक है? चलिए बताइए कौन-सा इसमें सही हो जाएगा, कौन-सा सही नहीं होगा। तो आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देती हूँ। जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है? जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। असहयोग आंदोलन का समर्थन जिन्ना ने नहीं किया था, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं रहना, नहीं किया था मतलब नहीं किया था, ठीक है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो गया? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन गलत ऐसे हो गया कि सीआर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, गलत दिया गया है, ठीक है? राय बहादुर की उपाधि वापस तो की थी, किंतु सीआर दास ने नहीं की थी। ये उपाधि जो है वो जमनालाल बजाज ने वापस करी थी, ठीक है? जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की जो उपाधि थी उसे वापस कर दिया था। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है और बहुत आप लोगों को उसमें कन्फ्यूजन रहता है, कहते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है? केसरे हिंद की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद वापस करी थी, ठीक है? असहयोग आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस करी थी, ना तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रवींद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस करी थी, ठीक है? अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया नाइटहुड की उपाधि रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस की गई थी, किंतु गांधी जी के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के उपरांत वापस करी गई थी, ठीक है? ना कि उसके उपरांत जलियांवाला बाग कांड के उपरांत, ठीक है? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद इन सब लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समर्थन में, ठीक है? क्योंकि असहयोग का मतलब है ना सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है? असहयोग, ठीक है? असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसी को जारी रखने के लिए मोतीलाल नेहरू ने, विट्ठल भाई पटेल ने और राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 75 नंबर पे, ठीक है? 75 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, वो जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था और किसने उसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए बताइए कहाँ पे हुआ था वो अधिवेशन। फ्रेंड्स लाहौर में हुआ था, ठीक है? लाहौर में हुआ था और नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी और लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था दिसंबर 1929 में, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है? पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने का लक्ष्य भी यहीं पे निर्धारित हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 76 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स ये स्थापना जो है वो सितंबर 1932 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स? कब हुई थी? सितंबर 1932 में हुई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। किसके द्वारा हुई थी ये स्थापना? फ्रेंड्स ये स्थापना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी, ठीक है? किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना सितंबर 1932 में की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है? चलिए मिलाते हैं। पहले दिया गया है बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है? ये सारे कुछ पत्रिकाएं दी गई हैं और आगे उनके जो राइटर थे, ठीक है, जिसके द्वारा वो पत्रिका प्रकाशित की जाती थी, उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है? तो पहले ऑप्शन में दिया गया है बॉम्बे क्रॉनिकल। किसके द्वारा ये प्रकाशित की जाती थी? ये प्रकाशित की जाती थी फ्रेंड्स फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता। तीसरे से आपको मिला देना है ए को, ठीक है? बी में दिया गया है कॉमनवेल। कॉमनवेल नाम की जो पत्रिका थी वो एनी बेसेंट के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती थी, ठीक है? किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। बी को मिला देना है 4 से और सी ऑप्शन में दिया गया है लीडर।
लीडर जो किसकी पत्रिका थी? लीडर थी फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय की पत्रिका। किसकी थी? लीडर थी मदन मोहन मालवीय की, और यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की थी। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो चलिए याद रखिए, पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा है। ठीक है, ऐसे करके आपको मिलाना है। चलिए देखते हैं कहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का यानी सी का 1 और डी का 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? काकोरी षड्यंत्र के मामले में किसको अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था, ये आपको बताना है। पहला नाम दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल का, दूसरा है बटुकेश्वर दत्त और तीसरा है रोशनलाल, चौथा दिया गया है ए और सी दोनों। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोगों को मालूम भी होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ए और सी दोनों लोगों को। ठीक है, रोशनलाल और रामप्रसाद बिस्मिल जी को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 79 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना थी। फ्रेंड्स आपको बताना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, इसके द्वारा जो पहली क्रांतिकारी घटना थी वो कौन सी थी। फ्रेंड्स पहले तो आप ये जान लें कि ये जो एसोसिएशन था इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना है वो चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो पहला क्रांतिकारी जो घटना थी, इसकी पहली क्रांतिकारी घटना वो थी सांडर्स की हत्या। ठीक है, ये वही सांडर्स है, पुलिस अधिकारी था ये, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठियों का जो प्रहार हुआ था उसका ये सहायक था। ठीक है, सहायक पुलिस अधीक्षक था, और इसी पे जो गोली है वो गोली चलवाई गई थी किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह जी के द्वारा। चलवाई नहीं गई थी, इन्होंने खुद चलाई थी। ठीक है, तो ये उनकी पहली क्रांतिकारी घटना थी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की पहली क्रांतिकारी घटना यही थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सांडर्स की हत्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, चलिए मिलाते हैं इनको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत और पंजाब नौजवान सभा, कौन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी से कौन संबंधित है फ्रेंड्स? अभी ऊपर हमने पढ़ा था, स्वराज पार्टी से संबंधित थे दो लोग, कौन? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो सी.आर. दास ऑप्शन में दिया गया है, मोतीलाल नेहरू नहीं दिया गया है, तो ए को आप 3 से मिला दीजिए। ठीक है, सी.आर. दास से। अगला है गदर पार्टी। गदर पार्टी की फ्रेंड्स स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। तो आप मिला दीजिए इसको लाला हरदयाल से। ठीक है, बी को 4 से मिला दीजिए। सी ऑप्शन में दिया गया अभिनव भारत। अभिनव भारत की जो स्थापना है वो वी.डी. सावरकर जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, और लास्ट दिया गया है पंजाब नौजवान सभा। पंजाब नौजवान सभा को आपको मिलाना है भगत सिंह से। ठीक है, तो पहले को 3 से, दूसरे को 4 से। ठीक है, पहले को 3 से, दूसरे को 4 से, दो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं। चलिए अब देखिए इनमें से कौन सा सही होगा। इनमें से सही हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सेकेंड, ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और सी का दूसरा था। ठीक है, डी का 1 था ना। चलिए अगला देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? फ्रेंड्स ये जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स अगस्त 1942 में। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी से संबंधित हैं, इसी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहां से की गई थी? आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहां से की गई थी? चलिए बताइए फ्रेंड्स, ये घोषणा हुई थी सिंगापुर से। ठीक है, कहां से? सिंगापुर से। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। ठीक है, किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। ठीक है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में, और वहीं से ये घोषणा हुई आजाद हिंद सरकार की। ठीक है, सिंगापुर से। और किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, पहले मुझे लगता मैंने रास बिहारी बोस बोला, गलत बोला, सुभाष चंद्र बोस सही होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी सही आंसर हो जाएगा, और सिंगापुर से हुई थी इसकी घोषणा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। फ्रेंड्स अभी मैंने ऊपर आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका समर्थन है जो किसने नहीं किया था, कौन कौन सी पार्टी थी जिसने इसका समर्थन नहीं किया था। पहले ऑप्शन में दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है मुस्लिम लीग। चलिए बताइए किसने इसका समर्थन नहीं किया होगा। फ्रेंड्स उपयुक्त सभी ने, ठीक है। किसने नहीं किया था? इन तीनों ही पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। ये मुस्लिम लीग तो आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है, लेकिन हिंदू महासभा देख के आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसने भी समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसने भी नहीं किया था, ठीक है। ये तीनों ही पार्टियां सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन हो गया है करंट अफेयर से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बताइए किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशले बार्टी ने, ठीक है। किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किन तीन देशों के बीच आयोजित हुआ है? चिरू अभ्यास है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि चिरू जो अभ्यास है 2022 में जो हुआ, इसका आयोजन कौन कौन से देश के बीच में होता है, ठीक है। ये किसके किसके बीच में होता है? 3 देश हैं इसमें। कौन कौन से हैं ये आपको बताना है फ्रेंड्स। पहला तो हो जाएगा, कौन सा? पहला हो जाएगा रूस, फिर चीन और फिर ईरान, ठीक है। रूस, चीन और ईरान की नौसेनाओं के मध्य में होता है ये, ठीक है, चिरू अभ्यास। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप बी ऑप्शन सही कर लें, ठीक है। बी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 86 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 4 कथन दिए गए हैं, एक सेकंड, 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 3 कथन दिए गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा, ठीक है। कथन सही है, ठीक है। सही कथन आपको चुनना है। पहला कथन कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, ठीक है। अगला कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में 1982 में किया गया। कब? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया। चलिए बताइए कौन से ऑप्शन हैं जो सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, नीचे दिया गया है केवल तीसरा, केवल दूसरा, दूसरा और तीसरा, या फिर तीनों ही। चलिए बताइए कौन कौन से ऑप्शन हैं जो सही हो जाएंगे। ऑप्शन फिर से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ही केवल आपका सही दिया गया है। क्या कह रहा है दूसरा? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, ठीक है। पहला क्यों गलत हो जाएगा? पहला इसलिए गलत हो जाएगा फ्रेंड्स क्योंकि ये जो 40 दिया गया है ना, ये 40वां राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस नहीं था। ये 40वां स्थापना दिवस नहीं था, बल्कि 30वां था, ठीक है। 30 नंबर का था, ना कि 40 नंबर का। तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा और तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो जनवरी 1982 में किया गया था। बिल्कुल गलत है क्योंकि जो स्थापना है वो 1992 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1992 में, ना कि 1982 में। 10 साल घटा कर लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए गलत हो जाएगा पहला और तीसरा। केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 87 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। पेशेंस बनाए रखिए, आप लोग पढ़ते जाइए, बोर हो रहे हो तो भी पढ़ते जाइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? आपसे पूछ रहा है जो होयसल मंदिर है ये किस राज्य में है। चलिए बताइए किस राज्य में स्थित है होयसल के मंदिर। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है होयसल मंदिर और इन्हें नामांकन के लिए भेजा गया है विश्व विरासत सूची के, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? पंख अभियान, ठीक है। अभियान का नाम याद रखें आप लोग। पंख अभियान किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है असम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए बताइए किस राज्य की सरकार के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। अभियान का नाम तो नहीं भूल गए, पंख अभियान था, ठीक है। चलिए बताइए। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत की गई। किसके लिए?
बालिकाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं और कन्याओं के लिए की गई थी पंख अभियान की शुरुआत। इस अभियान का क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 89, एक सेकेंड, 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? भारत के किस राज्य में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे बनेगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का निधन हो गया है। इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? चलिए बताइए इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? फ्रेंड्स इन्होंने पहचान की थी वायरस की, कौन से वायरस की? HIV वायरस की, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने HIV वायरस की पहचान की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 91 नंबर का क्वेश्चन है 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम था, ठीक है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार जो मेला हुआ है 45वें नंबर का, उसकी फोकस थीम क्या थी? ये आपको, फोकस थीम देश था, ठीक है। फोकस थीम देश कौन सा था ये आपको बताना है, ठीक है। थीम नहीं बतानी है, देश बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही आंसर हो जाएगा? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ठीक है। फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश, जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा, ठीक है। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर अपना जल्दी से टिक करिए, क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा सूरत और गुजरात, ठीक है। सूरत और गुजरात नहीं, सूरत गुजरात, ठीक है। बी सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 93 नंबर का क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए, ठीक है, किसकी रोकथाम? कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस है? होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। चलिए बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है? फ्रेंड्स ये घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 94 नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकेंड ऐसे, हाँ क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण APEDA ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय पूछ रहा है फ्रेंड्स? ये जो दिया गया है ना नाम APEDA, यानी कि इसको कहते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस था? 36वें नंबर का, ठीक है। 36वें नंबर का इसका स्थापना दिवस था और आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे मनाया गया, सॉरी कहाँ पे मनाया गया नहीं, ये पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ये जो दिया गया है प्राधिकरण, इसका मुख्यालय किस राज्य में है ये आपको बताना है, कौन से शहर में है ये बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन, ठीक है, तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अपने देश का नाम बदलकर, आप लोगों को मालूम होगा तुर्की का नाम अब क्या हो गया है? तुर्की, ठीक है। क्या हो गया है फ्रेंड्स? तुर्की। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तुर्की को तुर्की कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 96 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन है हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? चलिए बताइए, 3 देश तो बता दिए गए हैं, चौथा कौन सा है ये आपको बताना है। क्वाड में चौथा कौन सा देश शामिल है ये आपको बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स सही आंसर आप सबको मालूम होगा जापान, ठीक है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं क्वाड में, और इन चारों ही देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, ठीक है। कहाँ पे हुई? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 97 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। किसके विषय में? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस
दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन कह रहा है प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको सही कथन बताने हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। तीनों कथन में कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए बाद में बताइएगा, तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपसे सही ऑप्शन ही पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा है। तीसरा कह रहा है यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। चलिए बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें एक ही ऑप्शन है जो सही है, ठीक है, और वो है तीसरा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल के द्वारा मनाया गया था। ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी के जो दो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं। क्यों गलत है ये भी देख लीजिए। पहले में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 16 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 16 फरवरी को नहीं मनाते हैं फ्रेंड्स, गलत दिया गया है। ये मनाते हैं 15 फरवरी को, ठीक है। कब मनाते हैं? 15 फरवरी के दिन मनाते हैं। यहाँ पे आप 5 कर लें, ठीक है। प्रतिवर्ष 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। याद करना तो बहुत ईजी है ही, क्योंकि आप लोग 14 फरवरी तो याद ही रखते हैं। क्यों याद रखते हैं आप लोगों को मालूम है। 14 फरवरी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहती है। उसके एक दिन बाद आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है। 15 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? जो 2023 में इसकी थीम है वो क्या थी, ठीक है। इस वर्ष पूछ रहा है ना, इस वर्ष यानी 2023 में क्या थीम थी इसकी, चलिए बताइए। इसकी थीम थी बेहतर जीवन रक्षा, ठीक है। क्या थीम थी? बेहतर जीवन रक्षा। तो फ्रेंड्स ये तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा ना। फ्रेंड्स ऐसे में दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो गया है, ठीक है। दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। एक सेकंड, दूसरा और तीसरा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं होगा फ्रेंड्स। ये 2012 दिया गया है, सॉरी 2002 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या होना चाहिए? 2002, ठीक है। 2012 नहीं होना चाहिए, 2002 होना चाहिए। ऐसे में तीसरा ऑप्शन गलत था। सॉरी तीसरा ऑप्शन गलत था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन गलत था, दूसरा ऑप्शन केवल सही था, ठीक है। पहला और तीसरा गलत था, क्योंकि यहाँ पर 15 नहीं 16 फरवरी दिया गया है, और यहाँ पर 2002 नहीं बल्कि 2012 दिया गया था, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं गया, केवल दूसरा, ठीक है। आप लोग सही कर लीजिए, ये गलत टाइप हो गया है। दूसरा यहाँ पे होगा केवल 2, ठीक है। केवल दूसरा ऑप्शन है जो सही है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको आप टाइप वो सही कर लीजिएगा, गलत हो गया मुझसे, सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पढ़ते हैं। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन कह रहा है 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला कह रहा है वर्ष 2022 इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण है। 2022 में इसका 21वां संस्करण हुआ, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। चलिए बताइए कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है आपसे पूछ रहा है। दोनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं होगा ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन है जो सही आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। और आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है, ऐसे में डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना तो एक ना ही दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। चलिए बताइए नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल, ठीक है। कौन सा देश? इजराइल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए बताइए किसका सफल परीक्षण किया है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही कथन आपको बताना है। दो कथन दिए गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
अगला ऑप्शन है यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, कब शुरू की गई थी? नवंबर 2000 में। ठीक है, नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सी योजना? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना। ठीक है, चलिए बताइए दोनों में से कौन से ऑप्शन है जो सही हो जाएंगे। ठीक है, पहले नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, वो भी आप पढ़ लें, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, और पहला और दूसरा दोनों नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। फ्रेंड सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, केवल पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल पहला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा सही क्यों नहीं है? दूसरा इसलिए सही नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे 2000 दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये कब शुरू हुई थी योजना? ये शुरू हुई थी 2013 में। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 2013 में शुरू हुई थी, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, 2000 यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए केवल ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 है, कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा देश है जो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, कौन सा देश? नेपाल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का क्वेश्चन, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? कौन सा है सेंटर? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। ठीक है, इसका शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? फ्रेंड्स इसका शुभारंभ हुआ है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, लेवेंडर की खेती किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये आपको बताना है। कौन से राज्य से संबंधित हो जाएगा? चलिए बताइए फ्रेंड्स। ये संबंधित हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। ठीक है, किससे? जम्मू कश्मीर से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 105 नंबर का क्वेश्चन है, चर्चा में रहे एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप क्या हैं? ठीक है, तीन नाम दिए गए हैं, एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप। आपसे पूछ रहा है कि ये क्या हैं? फ्रेंड्स ये हैं तूफान के नाम। ठीक है, तूफान के नाम है ये। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी एफएसडीसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, सही नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है 22 फरवरी 2022 को मुंबई में एफएसडीसी की 22वीं बैठक आयोजित की गई। अगला है इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। ठीक है, कब? इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। अगला कह रहा है इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। चलिए बताइए तीनों में से कौन से कथन है जो सत्य नहीं है? ठीक है, डी कह रहा है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा कथन है जो सही नहीं है? फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं, यानी उपयुक्त सभी आंसर होना चाहिए, किंतु इसके लिए आपको यहाँ पे मिटाना होगा। ठीक है, ये सही हैं पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत टाइप है। कौन से ऑप्शन सही हैं? तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, 22 फरवरी 2022 को मुंबई में जो आयोजित हुई, इसकी 22वीं बैठक आयोजित हुई है। ठीक है, ठीक है, और 2010 में स्थापना हुई थी और अध्यक्षता जो है वो वित्त मंत्री जी के द्वारा की गई। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 107 नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है किंतु बहुत पुराना है, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप आंसर इसका नोट डाउन करते चले। ठीक है, 2021 का करंट अफेयर्स तो बहुत मुश्किल है पूछना, क्योंकि 2023 में है हम लोग और पेपर 2024 में होने वाला है। ठीक है, तो 2023 और 22 का ठीक है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी उर्दू भाषा का। ठीक है, ये किसे दिया गया है? फ्रेंड्स ये मिला था चंद्रभान खयाल को। ठीक है, किसे? चंद्रभान खयाल को। 107 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 108 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने नाइस ब्लेस एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर्स इस रिपोर्ट 2022 जारी किया है? ठीक है, किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? फ्रेंड्स ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 109 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा युग्म अशुद्ध है ये आपको बताना है। आईटी पार्क कहाँ पे है? डिफेंस पार्क कहाँ पे है? थीम पार्क कहाँ पे है? फिर इत्र पार्क कहाँ पे है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, ये जो आईटी पार्क है ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? आईटी पार्क लखनऊ में स्थित है, इसके सामने कानपुर दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला तो हो जाएगा गलत, ये कानपुर में नहीं है, आईटी पार्क लखनऊ में है। दूसरा दिया गया है डिफेंस पार्क, डिफेंस पार्क फ्रेंड्स कानपुर में है। ठीक है, तो दूसरा तो हो गया सही। तीसरा दिया गया है थीम
थीम पार्क आगरा में है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। चौथा दिया गया है इत्र पार्क, इत्र पार्क जो है वो कन्नौज में है, ये भी सही है। तो बी, सी और डी सही हो जाएंगे। और आपसे अशुद्ध पूछ रहा था तो अशुद्ध है यानी गलत है ए, ठीक है। मिलान गलत है ए, तो ए ऑप्शन आपको टिक करना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मैथ से, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन रीजनिंग से कह सकते हैं आप इसे, ठीक है फ्रेंड्स। पहला कह रहा है यदि 3 गुणे 4 बराबर इतना है यानी 1609 है, 5 गुणे 6 बराबर 3625 है और 1 गुणे 2 बराबर 401 है, तो 4 गुणे 7 बराबर क्या होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है एक तरह से। चलिए निकालिए क्या हो जाएगा। आपको बनाने का टाइम दे रही हूँ मैं, पॉज कर लीजिए वीडियो को, बना लीजिए इसको, फिर बताइए कि आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए पहले इसमें आप निकालिए कि कौन सा क्या लॉजिक इसमें लगा है, वो लॉजिक आप लोग निकालिए, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करिए, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो को और सॉल्व करिए। कर लिया? नहीं हुआ? जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है ये जान लीजिए आप लोग कि क्या किया गया है इसमें। इसमें हुआ है फ्रेंड्स 3 और 4 दिया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है कि 3 का जो है वो स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 को लिख दिया गया है पीछे 09 करके, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर किया गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 को लिख दिया गया है आगे, ठीक है। वही काम इसमें भी किया गया है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 को पीछे कर दिया गया। फिर 6 का हो गया 36, 36 को आगे लिख दिया गया, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे करके देख लीजिए। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 को आप लिख दीजिए पीछे। उसके बाद 7 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, तो 49 को कर लीजिए आगे, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है डी ऑप्शन में, ठीक है। 49 तो 16 दिया गया है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आपका सही आंसर भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने ऐसे बनाया था तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बनाया था तो अब बना लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए ध्यान से और वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे आपको मैं बताती हूँ कि इसमें क्या सही हो जाएगा, क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए इसे। या फिर आप लोग ये कर लीजिए कि मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसको आप घर में बाद में सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आके उसका आंसर टाइप करिएगा, ठीक है। यदि आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि सही किया आपने, ठीक है। नहीं सही होगा तो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। तो देख करके बाद में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये इतनी सी स्क्रीन में ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवाना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसे सॉल्व कीजिएगा घर पे, ठीक है। फिर मैं आपको आंसर बता दूंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो भी मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उन्हें आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं छोड़ती जाऊंगी उन क्वेश्चन को। और या फिर आप ये कीजिएगा कि आप बाद में PDF से देख लीजिएगा यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी है 113 नंबर का, उसके बाद 114 नंबर का क्वेश्चन भी और 115 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग का है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत टफ नहीं है, आप सॉल्व करेंगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 116 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन भी रीजनिंग से है, ठीक है। फिर 118 नंबर पे आ जाइए, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसे भी सॉल्व कीजिएगा। और यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, ठीक है। ये 119 नंबर का क्वेश्चन हो गया और उसके बाद आ जाइए 120 में, ठीक है। 120 नंबर का क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग से नहीं है, GK से है। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है, ठीक है। कौन सा संस्थान है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ठीक है। कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। चलिए बताइए कहाँ पे स्थित है ये फ्रेंड्स। ये स्थित है कानपुर में, ठीक है। कहाँ पे? कानपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 121 नंबर का क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है, ये तो सबको मालूम है। किस जिले में है अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। किस जिले में है फ्रेंड्स? ये इनमें से किसी भी जिले में नहीं है। ऑप्शन में जो जिले दिए गए हैं पीलीभीत, सहारनपुर और इटावा, इनमें से कोई नहीं सही होगा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इनमें से किसी नहीं, किंतु आपको लखीमपुर खीरी का नाम याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देवा, आल्हा, कर्मा, कजरी, ठीक है। कुछ लोकगीत दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कौन से जिले से संबंधित है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है देवा, देवा बाराबंकी से संबंधित है, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। दूसरा दिया गया है आल्हा, आल्हा जो है वो महोबा से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कर्मा दिया गया है और चौथा कजरी दिया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, कजरी जो है वो मिर्जापुर से संबंधित है, किंतु ये जो कर्मा दिया गया है ये मथुरा से संबंधित नहीं है, ठीक है। कर्मा सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। कहाँ पे? सोनभद्र में, ठीक है। कर्मा जो है वो सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, ठीक है। नृत्य है, ना कि मथुरा से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा सही हो गया? सी सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 123, ठीक है। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ये बताना है। फ्रेंड्स, ये स्थित है बांदा में, ठीक है। कहाँ पे? बांदा जिले में। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 123 हो गया। 124 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो लखनऊ में स्थित है और इस परिषद की स्थापना 1989 में की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से कुछ संस्थान दिए गए हैं और वो कहाँ पे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले ऑप्शन में दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। चलिए बताइए कहाँ पर है ये। फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला कह रहा है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। विपणन निगम लिमिटेड, ठीक है, ये आगरा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये कानपुर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चारों ही बिल्कुल सही सुमेलित किए गए हैं, ठीक है। चारों बिल्कुल सही सुमेलित है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 126 नंबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। पहला है माघ मेला, दूसरा है झूला मेला। कुछ मेला दिए गए हैं, मेलों के नाम, और दिए गए हैं कौन से जिले में, कौन से शहर में वो होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। देखिएगा इस बार भी मिस प्रिंट ना हो, सही नहीं पूछा है या फिर कुछ गलत ही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। पहले में दिया गया है माघ मेला। माघ मेला जो होता है फ्रेंड्स ये प्रयागराज में होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। दूसरा दिया गया है झूला मेला। फ्रेंड्स, झूला मेला जो होता है वो झांसी में नहीं होता है, ठीक है। झांसी में नहीं होता है, कहाँ पे होता है फिर? ये होता है वृंदावन में, ठीक है। कहाँ पे होता है? वृंदावन में। झांसी में नहीं होता है, वृंदावन में होता है, ठीक है। नोट कर लें आप यहाँ पे, झूला मेला जो है वो वृंदावन में होता है, ठीक है। वृंदावन, ठीक। तीसरा दिया गया पशु मेला। पशु मेला जो है ये बटेश्वर में होता है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा दिया गया देवा मेला। देवा मेला बाराबंकी में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। किंतु आपसे क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा था? बी सही नहीं था, किंतु अभी हमने उसे भी सही कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से आरंभ हुआ? मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से आरंभ हुआ ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये आरंभ हुआ 2 फरवरी 2020 से, ठीक है। कब से? 2 फरवरी 2020 से। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चलिए बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा जिला है यूपी का जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सॉरी, अपनी सीमा राज्यों के साथ नहीं, सबसे अधिक जिलों के साथ ना, नहीं सॉरी, जिलों के साथ नहीं, सर्वाधिक राज्यों के साथ, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों के साथ कह रहा है, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों के साथ दूसरे जो राज्य हैं यूपी से जुड़े हुए, उनसे सीमा साझा करता है। यूपी का कौन सा जिला है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये जिला है सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र जिला जो है यूपी का वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो हो जाएंगे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। चारों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र जिला। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी है जो यूपी के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये होती है 28 जिलों से, ठीक है। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है गंगा नदी। कौन कौन से जिले हैं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 28 जिले हैं, 28 जिलों के नाम तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 130 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 130 नंबर
नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है। किसके द्वारा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र उत्तर प्रदेश की कौन सी झील को माना गया है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स सही आंसर होगा सरसई नावर झील। ठीक है, कौन सी झील है? सरसई नावर झील। आप लोग याद कर लें, यूपी में है ये झील। ठीक है, नाम भी आप लोगों ने शायद पहले ना सुना हो कई लोगों ने। ठीक है, तो कौन सी झील है? सरसई नावर झील है, यूपी में है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 131 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 131 नंबर का क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानीय मृदा का नाम क्या है? फ्रेंड्स इसका नाम है भोंटा। ठीक है, क्या है? भोंटा। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कॉप दी गई है ये कॉप है, कॉप एक जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ए ऑप्शन में कॉप दिया गया है ना, ये एक जलोढ़ मृदा है, ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 132 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। ठीक है, कौन सा जिला? गोरखपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, कौन सी नहर है? पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। कब हुआ था इसका निर्माण? फ्रेंड्स इसका निर्माण 1830 में हुआ था। ठीक है, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1830 में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 134 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कोई भी प्रथम लोकायुक्त नहीं थे। तो फिर कौन थे? फ्रेंड्स उनका नाम था न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। ठीक है, कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। ठीक है, नाम याद रखें आप लोग इनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 135 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स ये शुरुआत हुई थी 1992 में। ठीक है, कब हुई थी? 1992 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 136 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। पहला है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। ठीक है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। ठीक है, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने कानपुर दिया गया है, जो कि गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, कानपुर नहीं होगा, यहाँ पे होगा लखनऊ। ठीक है, क्या होगा? लखनऊ होगा यहाँ पे, लखनऊ। ठीक है, राजधानी है यूपी की लखनऊ। चलिए देखते हैं अगला है तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना आगरा में है, बिल्कुल सही दिया गया है। और फिर आगे दिया गया है मॉडर्न बेकरीज। फ्रेंड्स तीसरा जो तेल शोधक कारखाना दिया गया है ये भी गलत है। ठीक है, आगरा में नहीं है। तेल शोधक कारखाना आप सब लोगों को मालूम होगा मथुरा में है। ठीक है, कहाँ पे है? मथुरा में है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। और डी ऑप्शन में दिया है मॉडर्न बेकरीज। तो मॉडर्न बेकरीज फ्रेंड्स लखनऊ में नहीं है, बल्कि ये है कानपुर में। ठीक है, कहाँ पे है? कानपुर में। मॉडर्न बेकरीज जो है ये कानपुर में है। फिर से देख लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लखनऊ में है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। ठीक है, मथुरा ये देखिए ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, मथुरा में है। और मॉडर्न बेकरीज जो है वो कानपुर में है। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है केवल वही सुमेलित था। ठीक है, बाकी तो हमने सुमेलित किया है, पहला ही केवल सुमेलित था, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 137 नंबर का क्वेश्चन है नया सवेरा योजना का संबंध है। नया सवेरा योजना का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स इसका संबंध है श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से। ठीक है, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से संबंधित है नया सवेरा योजना। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 138 नंबर का क्वेश्चन है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा अनुसंधान संस्थान है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स ये संस्थान जो है स्थित है बरेली में। ठीक है, कहाँ पे? बरेली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 139 नंबर का आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा रामपुर में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? रामपुर में। सी ऑप्शन सही हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? चलिए बताइए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र
क्षेत्र में यूरेनियम के भंडारों की खोज की गई है? फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितपुर में। ठीक है, कहाँ पे? ललितपुर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पूरे 140 क्वेश्चन यानी 140 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। टेस्ट यहाँ पे हो गया समाप्त, वीडियो हो गया खत्म। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे 10 टेस्ट आने वाले हैं लगातार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।